बीती रात वारासिवनी जसवंत पटले के गेस्ट हाउस के पास हुई घटना के बाद खनिज निगम अध्यक्ष और विधायक वारासिवनी पर मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने की क्या सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन विधायक प्रदीप जायसवाल ने इसे घटिया राजनीतिक करार देते हुए छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया है। जबकि दूसरी ओर सेना में तैनात जवान युगल किशोर ठाकरे ने विधायक प्रदीप जायसवाल पर मारपीट करने और पवार जाति का नाम लेकर जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया है। इस मामले के बाद पवार समाज के लोगों ने मीटिंग आहूत कर वारासिवनी पुलिस को खनिज निगम अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल के खिलाफ सेना के जवान के साथ मारपीट करने एवं पवार जाति को लेकर जातिगत रूप से अपमानित किए जाने के मामले में अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र वारासिवनी थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी को सौंपा है, जिसमें थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विधायक प्रदीप जायसवाल पर आरोप लगा रहे सेना के जवान युगल किशोर ठाकरे ने बताया कि 29 नवंबर की रात वह भोजन करने के बाद रात लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच टहलने निकले थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि जसवंत पटले के गेस्ट हाउस के पास बिना फॉलो और सुरक्षा गार्ड के साथ 4 लोगों के साथ विधायक जायसवाल खड़े थे। चूंकि विधायक जायसवाल से परिचित होने के कारण वह चर्चा करने पहुंचे तो एकाएक विधायक जायसवाल आक्रोशित हो उठे और मारपीट की और मुझे पवार जाति को लेकर मुझे जातिगत अपमानित करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। जब मैं वहाँ गया मदनपुर रोड साइड में उसका बैक साइड इधर फ्रंट में सामने यहाँ पर भाईजान का एक भाईजान का वो अलमारी वगैरह बनाते हैं जो बंदे फैक्ट्री के आसपास का एरिया, तो वहाँ वॉकिंग के लिए गया मैं आफ्टर डिनर। तो हुआ क्या कि मिल गए अपने को विधायक जी मिले, तो कुछ एक ऐसी बातचीत हुई हमारी। बातचीत मतलब मैंने पूछा हाँ चाचा नमस्ते, उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाली बकने लगे पवार समाज को, गालियाँ काफ़ी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ जो बोलते हैं अडल्ट शब्द, ऐसे शब्द जो मैं बोल नहीं सकता आपको। और फिर मार पिटाई शुरू की मेरे साथ में। तो साथ में 2 बंदे और भी थे विधायक जी के, और जो है प्रोटेक्शन साथ में नहीं था उनके, विथ 2 लेडीज भी साथ में थी, प्लस 2 लेडीज़ देन 3 जेंट्स, टोटल 5 लोग थे उस गाड़ी में। और घटना ऐसी है कि बाद में हमारा जो हुआ जो भी है झड़प हुई हमारी, उसके बाद में हनवत जी आए लास्ट में, हनवत दिल तो अपना पटले जी जसवंत पटले जी आए, उनने थोड़ा रजामंदी कराया ना, बात को थोड़ा संभाला उन लोगों ने, उन्होंने बताया कि झगड़ा वगड़ा क्यों। तो फिर मैं भी क्या बोलता, अकेला पड़ गया था मैं, फिर वहाँ से मैं निकल गया। जबकि दूसरी ओर इस मामले को लेकर विधायक प्रदीप जायसवाल का कहना है कि पवार समाज की बैठक में उनके विपक्षी लोगों ने बैठक की थी, जबकि पवार समाज के वास्तविक प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं थे और पवार समाज को लेकर उन पर यह आरोप कोई नया नहीं है। यह तीसरी घटना है जबकि उस रात वह अपने सुरक्षा गार्ड और कार्यकर्ताओं के साथ थे, जहां नशे की हालत में आए थे और मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें गनमैन ने समझाने का काम किया है। मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। देखिए, मुझे भी जानकारी मिली अभी कि कुछ हमारे राजनीतिक साजिश और कुछ नेताओं ने पवार समाज के नाम पर मीटिंग आयोजित की है, जिसमें मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने किसी से मारपीट किया या जातिगत गालियाँ बका। ये घटनाक्रम कल 9:30 पौने 10 बजे का है, जिसमें मैं कल 5 या 6 शादी अटेंड किया मैंने। तो एक शादी अटेंड करने के बाद में मेरे जो कार्यकर्ता जसवंत पटले मनोज लिमजे वहीं बैठे थे, तो जसवंत पटले के ऑफिस में मैं गया घर पे कि उनको लेके मैं शादी में जाना था मुझे। लेकिन जैसे ही मैं उनकी गली के अंदर पहुंचा मैं, तो 3 लोग अचानक कहीं से निकल के सामने आए मेरे, आज सुनने में गाड़ी रोकना पड़ा मुझे। अब मुझे से बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कांच खोल कर उनसे बात भी किया मैंने, लेकिन मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा नशे में खड़े होते नहीं बन रहा था। तो मैंने उनको समझाया कि तुम्हारी जो भी बात है अभी आपको खड़े होते नहीं बन रहा, एक काम कर तुम घर जाओ अभी, कल 1 बजे घर पे आना। तो बोले हम घर पे आए कि कार्यालय आए, कितने बजे आए, बार वही बात रिपीट कर रहे थे। और जब मैंने उनको कई बार समझाने का प्रयास हुआ, तो जब वो नहीं हट रहे थे, मेरी गाड़ी भी खड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कार के ऊपर चढ़ जाएंगे मेरी गाड़ी पे। तीसरा व्यक्ति भी वही था वो। तो फिर मैंने गनमैन ने उतर के उनको डांट खटा रहे, 2 चपटा भी मारा उनको, और उनको हटा उनको वहाँ से। और फिर मेरे कार्यकर्ताओं ने बोले भैया आप हम समझाते हैं इनको, आप तो
आप शादी में चले आओ। प्रार्थी का कहना ये भी है कि उन्होंने गाली गलौज भी आपने की है और सामाजिक को भी मैं तीनों व्यक्तियों को नहीं पहचानता, अभी भी सामने आए तो नहीं पहचानता इनको मैं। और इतने नशे में थे वो कि उनसे बात करना भी कोई मतलब का नहीं था। अब मेरा दावा है कि ये हो सकता है वाराणसी क्षेत्र के ना भी हो ये। तो जब मैं इनको जानता नहीं तो कोई जातिगत गाली बकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए जब आप निकले थे तो क्या फॉलो, मेरे गनमैन ने उसको पकड़ के दिया। फॉलो सुरक्षा व्यवस्था भी आपके साथ ही थी? नहीं, मेरे पास देखिए मेरे पास गनमैन था और जो फॉलो गार्ड है कई बार आप बालाहाट आने में विलम्ब हो जाता, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि असद अटेंड कर लो जब तक। और आप ये देखते हैं कि मेरी फॉलो गार्ड सवेरे 4 बजे तक घूमती मेरे साथ पिछले 2 महीने से। और सवेरे 4 बजे जो फॉलो गार्ड जाकर सोएंगे तो सवेरे वो भी इंसान है। तो मेरा अपने खुला बोल रहा हूँ, मैं तो सब देखते हैं कि शहर में मैं जो जाता हूँ शहर में बिना फॉलो गार्ड के जाता हूँ। मैं शहर में जितने कार्यक्रम होते हैं मैं बिना फॉलो गार्ड के करता हूँ। और शाम को जब गाँव निकलता हूँ तो फॉलो गार्ड रखता हूँ। लेकिन घर में नहीं मेरा था, मेरे साथ ड्राइवर था, घर में थे मेरे। तो इस तरह से ये जो घटिया राजनीति हुई है, ये चूँकि मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को बदनाम करने की साजिश, मेरी छवि खराब करने की साजिश है। और ये बैठक पवार समाज की नहीं है। अगर पवार समाज की बैठक थी तो उनके अध्यक्ष को बुलाना था, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। जिसके सामने ये घटना हुई जसवंत पटले का घर है, जसवंत पटले भी पवार है, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमारे पक्ष के पवार समाज के जो लोग हैं उनको नहीं बुलाया गया। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के जितने पवार समाज के उनको फ़ोन कर करके बुलाया गया। तो जिसमें पवार समाज के सारे पदाधिकारी नहीं हैं, हमारे पक्ष के पवार नहीं है, तो पवार समाज की मीटिंग कैसे हो रही है? तो ये पवार समाज के नाम पर कांग्रेस बीजेपी की राजनीति बैठे हुई है। और वाराणसी क्षेत्र में ये राजनीति का सबसे घटिया स्तर था ये जो हरकत हुई है। कोई तीनों व्यक्ति जो थे कोई गणमान्य नागरिक नहीं पवार समाज के, तीनों के पूरे गांजे के नशे में थे पूरे लोग। तो मानते हैं आप पर जो आरोप लग रहा है निराधार है भाई। मैं विधायक हूँ, मेरी गाड़ी में अगर कोई चढ़ेगा आगे तो मेरा गनमैन सामने आके कुछ भी करनी पड़ेगा गनमैन को। तो गनमैन ने अगर उसको पिटाई किया है, डांट फटकार किया है, तो उसको लेकर समाज को एक राजनीतिक रंग देना कि पवार समाज को मैंने गाली बका। पिछले 25 साल में ना मैंने किसी को गाली बका, ना मैंने आज तक किसी को मारा। तो ये घटिया राजनीति है और मेरी छवि को खराब करने का। जैसा मैंने कहा ये कहीं मेरे पासंग नहीं है नेता है, इसलिए मेरे को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 अंतर्गत फेज 1 की द्वितीय राउंड में उत्तर वन मंडल के बिरसा, दमोह एवं पूर्व बैहर तथा दक्षिण वन मंडल की बालाघाट के हट्टा, किरनापुर, पूर्व लांजी एवं पश्चिम लांजी परिक्षेत्र की 132 बीटों में दिनांक 1 से 7 दिसंबर तक मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना का कार्य किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने बताया कि वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, भालू एवं अन्य मांसाहारी जानवर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे पगमार्क, विष्ठा, खरोंच के निशान, कुरेदना, आवाज, स्प्रे, खोदना, पशु शिकार, लौटना आदि ढूंढकर इकोलॉजिकल मस्टरी पेस ऐप में ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। गणना के अंतिम दिन दिवस तक प्रत्येक बीट में 2 किलोमीटर ट्रांजैक्ट लाइन पर चलकर शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान वनस्पति संरचना, मानवीय व्यवधान एवं शाकाहारी पशु की लेंडी की गणना की जाएगी। गणना कार्य में 132 बीटों में लगभग 450 वन कर्मचारियों एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा वन्य प्राणियों के साक्ष्य को एकत्रित कर ऐप में दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद वन्य प्राणी संस्थान देहरादून से लैंडस्केप के माध्यम से बाघों की स्थिति का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग की 372 बीट और लामता वन मंडल की 45 बीट में सर्वे कार्य किया जाना है, जिसमें गणना के प्रथम चरण में 142 बीटों में गणना का काम किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण में 132 बीट में शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना का कार्य किया जाएगा, जो 1 दिसंबर की प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना का कार्य संरक्षित क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, ताकि वन्य प्राणियों की वास्तविक स्थिति की गणना हो सके। पूरे प्रदेश में ये प्रोटेक्टेड एरिया जो संरक्षित क्षेत्र है उसके बाहर के जो क्षेत्र हैं, टेरिटोरियल डिवीजन जिनको हम कहते हैं, उनमें 3 चरणों में ये आकलन संपादित किया जा रहा है। प्रथम चरण इसका 17 नवंबर से चालू होकर 23 नवंबर तक चला था, और जो दूसरा चरण है इसमें हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में करीब 132 बीटों में हम बाघ का आकलन है वर्ष 2022 है उसकी कार्रवाई संपादित करा रहे हैं। तो ये हमारे पास में मुख्य रूप से जो दक्षिण वन मंडल है उसकी 4 रेंजेस हैं,
और उत्तर वन मंडल की 2 रेंज हैं, बिरसा, दमोह और पूर्व बैहर है, उसमें ये कार्रवाई हो रही है। और साउथ में ये हट्टा, किन्नापुर और लांझी के 2 परिक्षेत्र, इस प्रकार से 6 परिक्षेत्रों की 132 बीटों में ये काम हम लोग कल प्रातः सवेरे 6:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये जो जितने भी आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं वो एक ऐप के माध्यम से संकलित किए जा रहे हैं, और प्रदेश स्तर पे जो हमारा SFRI जबलपुर है वो उसका नोडल एजेंसी है। इन सभी डिवीजन से वो साक्ष्यों को संकलित करके और फिर WII जो वन्य प्राणी संस्थान देहरादून है वहाँ पर ये आंकड़े प्रेषित किए जाएंगे, और फिर वहाँ पर वो जो वैज्ञानिक तरीके से उसका आकलन करके एक लैंडस्केप वाइज हम लोग को फिगर बताया जाएगा कि आपके डिविजन्स में या आपके लैंडस्केप में संभावित बाघों की और अन्य वन्य प्राणियों की क्या स्थिति है, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब हो कि बालाघाट वन बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ वन्य प्राणियों की अधिकता है। खासकर वन्य प्राणी बाघ की बहुलता प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह और बात है कि कान्हा के बाद सरकार ने किसी नई सेंचुरी की सौगात जिले को नहीं दी है, जिसकी मांग वन्य प्राणी प्रेमी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन यह गौरव और खुशी की बात है कि जिले में बाघों की बहुलता पहले की अपेक्षा बढ़ी है, और यही कारण है कि अक्सर बाघों के दर्शन लोगों को बिना संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे अनायास ही सड़कों पर भी हो जाते हैं। हालांकि बहुलता के साथ ही इससे शिकार की घटनाएं भी बढ़ी हैं। बहरहाल इस बार भी जिले के वन्य प्राणियों को उम्मीद है कि जिले के बीटों में हो रही शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों की गणना में बालाघाट एक बार फिर बाघों की संख्या में अपनी पहचान कायम रखेगा। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए एवं उन्हें बिचौलियों एवं दलालों के शोषण से बचाने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप 29 नवंबर से बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। हालांकि धान खरीदी का पहला दिन सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल से अवरुद्ध रहा। वहीं 30 नवंबर से हुई धान खरीदी सेंटर में अब किसानों का इंतजार है। शुरुआती दिनों में केंद्र में किसानों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आगामी दिनों में सोसाइटियों में किसान धान लेकर पहुंचेंगे। 30 नवंबर को शाम 6 बजे तक की गई ऑनलाइन एंट्री के अनुसार इनमें से 6 किसानों से 45 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रथम 2 दिनों में धान की खरीदी के लिए जिले की 6,829 किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर SMS भेजा चुका है। भले ही प्रशासन व्यवस्था बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जुदा है। खरीदी केंद्रों में पूर्व वर्ष में खरीदी गई धान भंडारित है, तो कई जगह किसानों के ठहरने, उपज रखने और मूल सुविधाओं के इंतजाम में खामियां हैं। वहीं बैनर पोस्टर भी केंद्रीय बैंक के माध्यम से सोसाइटियों को अब तक नहीं भिजवाए गए हैं। 30 नवंबर को केंद्रों में खामियां प्रशासनिक दौरे में भी दिखाई दी। हालांकि इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन यह भी सही है कि जो सूची समिति कर्मचारियों की केंद्र में ड्यूटी को लेकर बीते शनिवार की बैठक में प्रबंधकों को दे दी गई थी, वह सूची सोमवार को खरीदी करने वाले कर्मचारियों को मिली है, जिसके बाद उस केंद्र में जाने और व्यवस्था बनाने में समय तो लगता है, जिससे पता चलता है कि धान खरीदी के सुचारू संचालन को लेकर जो योजना पूर्व में बनाई जानी थी और पूर्व से ही तैयारियां होनी थी, उसमें आदेश की देरी से खामियां सामने आ रही हैं, जिस पर अब प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जा रहा है। अब तक पंजीकृत किसानों की संख्या के अनुपात में 25% भी किसानों के आधार नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं हो सके हैं। 30 नवंबर को तहसीलदार रामबाबू देवांगन द्वारा धान खरीदी केंद्र सोसाइटी हट्टा का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि केंद्र में तौल कांटा उपलब्ध नहीं है, बैनर नहीं लगाया गया है, पीने के पानी और किसानों के रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर पंचनामा तैयार किया गया और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और हट्टा की सहकारी समिति के प्रबंधक और वहां के नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गौरतलब हो कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए बालाघाट जिले में कुल 194 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 13 केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिले के 1,15,698 किसानों का पंजीयन किया गया है। किसान के बैंक खाते नंबर से लिंक होने का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
अब तक 36,418 किसानों के आधार नंबर का सत्यापन किया जा चुका है। जिन किसानों का बैंक आधार नंबर से लिंक नहीं है, उन्हें अपने बैंक खाते को शीघ्र आधार नंबर से लिंक कराने कहा गया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 29 नवंबर से 15 जनवरी 2022 तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से शाम 7 बजे तक की जाएगी और कृषक तौल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी। किसानों से धान समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए FQ मापदंड का पालन किया जाएगा, जिसके अनुसार बिक्री के लिए लाई गई धान में से 17% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ 1%, अकार्बनिक पदार्थ 1%, क्षतिग्रस्त बदरंग अंकुरित एवं घुने दाने 5%, अपरिपक्व सिकड़े कुम्हलाए दाने 3%, निम्न श्रेणी का मिश्रित धान 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसानों को इस मापदंड के अनुसार ही धान बिक्री के लिए लाने की सलाह दी गई है। वृत्ताकार सोसाइटी बालाघाट द्वारा गोंगलई मंडी में धान की खरीदी के लिए केंद्र बनाया गया है। विजय लिल्हारे ने बताया कि केंद्र में धान खरीदी को लेकर 10 किसानों को SMS भेजा गया था। कोई किसान धान विक्रय करने नहीं पहुंचा है। वहीं केंद्र में पुरानी धान भरी है, जिसका परिवहन नहीं हो सका है। अब केंद्र के सामने खरीदी जाने वाली धान को रखे जाने की चिंता सता रही है।